हेलो एंड वेलकम टू मुस्कान टेक्निकल क्लासेस। मैं रविंद्र यादव लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक 20 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसका अगला वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने एक आपसे सवाल पूछा था कि लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया था, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी इसका जवाब भेजा था। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को इसका जवाब पता नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि लेथ मशीन में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको अपना डाउट व्हाट्सएप पे पूछने के लिए भी कहा था। कई लोगों के क्वेश्चन भी आए थे, कुछ लोगों के सॉल्व चूँकि पिछले वीडियो में हमने दिए भी थे और जिनके बच गए थे उस वीडियो में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्रोड स्तरित होते हैं। स्तरित का मतलब होता है कि लेमिनेशन क्यों किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर के कोर का लेमिनेशन ईडी करंट की लॉसेज को कम करने के लिए किया जाता है। कहीं भी आपका लेमिनेशन कब आता है तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि उसकी ईडी करंट को लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर में हो या फिर आपका किसी भी प्रकार का आर्मेचर हो, जैसे इंडक्शन मोटर का आर्मेचर हो गया या किसका भी आप अगर कर रहे हैं उसका, तो वो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए 5 एम्पियर एमीटर इज यूज्ड विथ ए 100:5 ट्रांसफार्मर। हिंदी में अगर पढ़ें तो लिखा है कि 5 एम्पियर के एक एमीटर के साथ संयोजी प्रचालन में एक 100:5 ट्रांसफार्मर को प्रयोग किया जाता है। यदि एमीटर 3.5 एम्पियर पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो क्या है, 100:5 है। 100:5 इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, देखते हैं इसको मैं बताता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या है, 100:5, यानी कि प्राइमरी अगर 100 है तो सेकेंडरी उसकी क्या है, 5 है, यानी कि इसका रेशियो कितना है जी, 20:1 का है। यानी कि अगर प्राइमरी में उसके 20 एम्पियर करंट है तो सेकेंडरी में उसके कितने करंट होगी, 1, यानी कि इसका रेशियो क्या है, 20/1 का है। अब कह रहा है कि एमीटर की धारा कितनी है, 3.5 एम्पियर। एमीटर जो भी कनेक्ट होगा वो कभी सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होगा, यानी कि सेकेंडरी साइड में धारा कितनी है, 3.5 एम्पियर है। और चूंकि प्राइमरी में इसकी धारा 20 गुना है ना जी, तो लाइन करंट कितनी हो जाएगी आपकी, 20 गुना हो जाएगी 3.5 की। तो जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 70 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात, यानी कि इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में बहुत मतलब कि कठिन शब्द यूज किया, 3 परावस्था 4 तार सर्विस, यानी कि 3 फेज 4 वायर कनेक्शन के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी होती है। तो सीधा से आप समझ लीजिए कि जो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि डेल्टा में आप 11 किलो वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो और स्टार से 3 फेज और 4 वायर सिस्टम क्या कर सकते हो, आसानी से बाहर निकाल सकते हो। क्लियर हो रही ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेजी प्रेरणी मोटर 4 पोर के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है। जब सरपण 4% हो तो घूर्णक की चाल आरपीएम में बताइए। घूर्णक यानी कि रोटर की स्पीड पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व किया है इसको हमने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि रोटर की गति बताना है आपको। रोटर की गति के लिए फार्मूला होता है NR = NS1 - S। चूंकि क्या होता है कि दिया हुआ है कि P = 4, F = 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 पोल है और फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो जब 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो NS का मान कितना हो जाएगा जी आपका, 1500 आरपीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस फार्मूले पर जब आप रख के हल करेंगे तो 1500 S का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे S की वैल्यू दी हुई है ना 4%, तो 4% को जब दशमलव में बदलेंगे तो 0.04 हो जाएगा। जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1440 आरपीएम हो जाएगा। अभी इतना तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ठीक है, 1440 आरपीएम, यानी कि जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रेरणी मोटर और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका पावर फैक्टर क्या हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब मैग्नेटाइजिंग करंट खींची जाती है तो मैग्नेटाइजिंग करंट खींचने के कारण ट्रांसफार्मर का और इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर हो जाता है वो क्या हो जाता है जी, लैगिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पिच फैक्टर फॉर सिंगल टर्न 4 पोल एंड 58 कंडक्टर्स विद 3 फेज सप्लाई। मतलब पूछ रहा है कि एक ऐसा कुंडली का पिच फैक्टर बताइए जिसमें पोलों की संख्या 4 है और 58 कंडक्टर दिए हुए हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व है, देखिए आपको पोल दिया हुआ है 4, कंडक्टर दिए हुए हैं 8। तो पोल पिच का फार्मूला होता है Z/P। पोल पिच निकालने का फार्मूला होता है। तो Z का मान कितना दिया है, 58, और P का मान कितना दिया है, 4 दिया है।
जब आप कटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14.5 आएगी। तो 14.5 एक फ्रैक्शन वैल्यू है ना, यानी दशमलव में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगल बगल का यानी कि 14.5 का 14 और 14.5 के आगे का 15, ये दोनों वैल्यू जब आप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एवरेज पिच लगभग निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो पिच फैक्टर आपका निकल जाएगा 14 एंड 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 6 और 10 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े जाते हैं, उन्हें 200 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सर्किट से समझना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि 4, 5, 4, 6 और 10 ओम, 4, 6 और 10 ओम के 3 रजिस्टेंस जो है सीरीज में जोड़े गए हैं। तो जब तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो R1, R2, R3 की वैल्यू 4, 6, 10 दिया है, टोटल वोल्टेज दिया हो 200 वोल्ट, तो टोटल करंट क्या हो जाती है, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रजिस्टेंस, वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा कितना, 200। और तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 10 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे धारा का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है कि 4 ओम का वोल्टेज ड्रॉप बताइए। तो 4 ओम का वोल्टेज ड्रॉप, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R1। तो I का मान कितना निकाला हमने, 10 निकाला, सीरीज है तो सब में बराबर होगा, और 4 ओम है तो 40 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी MMF का मात्रक क्या होता है। ठीक है, MMF देखिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का सूत्र होता है NI/φ, यानी कि N माने नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करेंट और φ माने फ्लक्स। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो नंबर ऑफ टर्न का मात्रक होता है क्या, टर्न, ऐसे ही हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और फ्लक्स का मात्रक वेबर, यानी कि MMF का मात्रक हो जाता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। कहाँ से आया है इसको मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड ये ध्यान रखिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज तो है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका पूरा सॉल्व नहीं मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बताना होता तो केवल मैं ये बता देता कि भाई ये याद रख लेना, लेकिन इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का भी नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, आपको रटना नहीं है, ये आ कहाँ रहा है उसका आपको फैक्ट समझना है। इसके लिए आपको मतलब ये नहीं है कि याद कर लिया और ये चीज़ हाँ है कैसे है, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किलोवाट और केवीए का अनुपात क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किलोवाट बराबर फार्मूला होता है केवीए कॉस फाई, ये बेसिक फार्मूला है। तो केवीए को इधर लेके आएंगे तो किलोवाट बटा केवीए बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस फाई। और कॉस फाई होता क्या है, पावर फैक्टर होता है। तो ये क्या, सॉरी, पावर फैक्टर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध प्रतिरोधी पथों में क्षणिक नहीं होते हैं। क्षणिक का मतलब क्या होता है, कभी कभी स्विच को आप बंद करते होंगे तो बंद होने के बाद भी एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। ठीक है, उसी को क्षणिक, ट्रांजिएंट बोला जाता है उसको। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, इसीलिए ए नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है जी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का सीधा सा मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, अब पूछेगा कि कम्यूटेटर लगा कहाँ होता है, तो आर्मेचर के साथ लगा होता है, उसमें कोई वो नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा कि आइडियल डीसी जनरेटर, यानी कि आदर्श मतलब आइडियल डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो सबसे कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना, तो 0 हो जाएगा, बस निगेटिव नहीं, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट न होकर कुछ और होता है। तो जिंक क्लोराइड सेल एक ऐसी सेल होती है जिसका आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट नहीं होता है, बाकी सबका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए, किसी उपभोक्ता के लिए तो सबसे बढ़िया पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर प्राप्त करना मतलब कि वो नहीं है, यूनिटी नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस स्थिति में आपका लगभग उसके बराबर 0.9 या 0.95 क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो 0.95 जो लैगिंग होगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि 0.95 ही क्यों सबसे अच्छा है, लैगिंग ही क्यों अच्छा है, लीडिंग क्यों नहीं। तो लीडिंग पावर फैक्टर चूँकि जनरली मिलता नहीं है, अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर ला देते हो तो वो बहुत अच्छा है।
लेकिन उतना लीडिंग लाने के लिए आपको इतनी हैवी वो लगाना पड़ेगा, कंडेंसर लगाना पड़ेगा या सिंक्रोनस मोटर लगाना पड़ेगा कि वो महंगा हो जाएगा। तो और पूछा क्या है, सर्वाधिक बचतकारी पूछा है, तो इसीलिए 0.95 लैगिंग जो होता है वो किसी भी उपभोक्ता के लिए सबसे क्या होता है, इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी, ल्यूमेन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि दो संचरण तारों के बीच कोरोना कब होता है। अब ये कोरोना आप सोचो कब होता है। अब ये कोरोना नहीं जो पूरे देश में फैला हुआ है, कोरोना वो होता है इलेक्ट्रिकल लाइनों में कोरोना, दो लाइनों के बीच जो हवा होती है, दो तारों के बीच में जो हवा भरी होती है वो हाई वोल्टेज के कारण जब वो क्या हो जाती है, मतलब कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो दो तारों के बीच क्या होता है, एक समझ लीजिए ज्वाला सी जलने लगती है ब्लू कलर की, उसी को कोरोना कहते हैं। तो वो कब होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होगी। यानी पोल की वैल्यू कितनी दी है 4 और NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड उसका वैल्यू कितना दी है 1800। तो देखिए यहाँ पर हल किया हमने, P बराबर 4 NS बराबर 1800, फ्रीक्वेंसी पूछा है। आपको मालूम है फार्मूला NS बराबर 120 F/P होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। तो F बराबर जब निकालिएगा तो P इधर चला जाएगा, NS इंटू P या बटा में 120 नीचे आ जाएगा। हल करने के बाद इतना कटा पिटा के आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं, 60 हर्ट्ज। समझ में आ रहा ना जी। तो 60 हर्ट्ज आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन था, सीरीज थी, ये क्वेश्चन आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हम आपको बताते हैं जो व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने क्वेश्चन अपना भेजा है उसको हमने सॉल्व किया है, वो उसको आप हम बताते हैं किस प्रकार से उनका सॉल्व होगा। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन हमको भेजा है जगदीश कुमार चौहान ने, ये बलिया जिले के हैं। देखिए इन्होंने पूछा है कि चित्र में दर्शाई गई जो तरंग आवृत्ति है, इसका तरंग है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो जगदीश जी और साथ ही साथ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं समझिए मैं इसको कैसे हल किया जाएगा। आपको मालूम है कि किसी भी आवृत्ति द्वारा एक साइकिल पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो एक साइकिल पूरा कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से उठ करके पूरा यहाँ तक जब आएगा तो एक साइकिल होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ना आवर्तकाल टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.15। तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो रहा है, आधा साइकिल पूरा हो रहा है ना जी। ये आधा साइकिल, ये आधा का, ये आधा साइकिल है, ये साइकिल होगी आधी। ठीक है, ये साइकिल हो गई आधी, तो ये आधा का आधा साइकिल हो गया, ये साइकिल हो गया आधा, तो ये आधा का आधा कितना होगा, एक आधा बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात। यानी कि इसका अलग अगर बनाए तो ये ऐसे बन रहा है ना। तो आधा साइकिल को पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 0.30। यानी कि ये ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, टी का मान कितना हो जाएगा 0.15 और गुणे 2, क्योंकि आधा पूरा करने में 0.15 तो पूरा करने में कितना 2, यानी कि टी का मान हो जाएगा 0.30। फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल के व्युत्क्रम अनुपाती होती है तो 3.33 हर्ट्ज हो जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा जगदीश कुमार जी कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, मिसप्रिंटिंग के कारण वो ऑप्शन क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। ठीक है, तो 3.330 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है घनश्याम गुप्ता ने, गाजीपुर के हैं ये। इन्होंने पूछा है कि डीसी सीरीज जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है। यानी कि प्रेरित ईएमएफ जो उसके आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है कि कम होता है कि समान होता है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मैं विथ ऑथेंटिकेशन आंसर देता हूँ। सीरीज जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है और यहाँ पे आउटपुट मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो फार्मूला इसका जो ईएमएफ इक्वेशन बनेगा ई बराबर IaRa प्लस IaCRaC प्लस भी बनेगा। ठीक है, अब चूंकि IA और IaC सीरीज में जुड़ा होने का क्या होता है, बराबर होता है, तो हम कॉमन ले लेंगे, IaC की जगह पे IA रख देंगे तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा IaRa प्लस RaC प्लस भी। यानी कि जो EMF है वोल्टेज को और इसको जोड़ कर मिल रहा है ना जी, तो कभी भी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा जो इंड्यूस्ड EMF होगा ये वाला, ये हमेशा इस टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आई होप कि ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है जगदीश कुमार ने ही पूछा हुआ है ये, क्योंकि इनके क्वेश्चन ये हैं कि एक वैद्युत परिपथ में 3, 4, 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 4 ओम के प्रतिरोध में 150 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी।
पहली बात तो एक समझ लीजिए कि क्वेश्चन दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो आप मतलब कि प्रॉपर चैनल के द्वारा हल करेंगे पूरा सर्किट वगैरह बना कर, और एक मैं ऑप्शन से आपको बताता हूँ कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखा दिया हुआ है कि 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 150 मिली एम्पियर, और 3 ओम में कितनी प्रवाहित होगी। तो आपको सीधी सी बात है कि 4 में 150, तो रेजिस्टेंस जब कम होगा तो धारा बढ़ेगी ना। 3 ओम में क्या होगा, ज़्यादा 150 मिली एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। और इस ऑप्शन में केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 150 मिली एम्पियर से क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से भी आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। बाकी ये तो हो गई तुक्का मारने वाली बात ना। हल कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किट कैसा बनेगा, 3 4 5 ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। 4 ओम में जा रही है धारा कितनी, 150 मिली एम्पियर। अब पूछ रहा है कि 3 ओम में धारा कितनी जाएगी, सॉरी 3 ओम में धारा कितनी जाएगी। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, तीनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इस ब्रांच का अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, इसका भी वोल्टेज और इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे निकालते हैं V=IR। आई का मान कितना दिया हुआ है, 150 मिली एम्पियर में है। ये मिली एम्पियर छूट गया है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। 150 आर का मान कितना दिया है, 4। तो यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 600 मिली वोल्ट आ जाएगा। और चूंकि पैरेलल में है तो पूरे सर्किट का 600 मिली वोल्ट हो जाएगा। अब 3 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I फार्मूला होता है V/R। V का मान हमने कितना निकाला, 600 मिली वोल्ट। आर का मान कितना दिया है, 3 ओम दिया है। तो 600 बटा जब 3 करेंगे तो 200 मिली एम्पियर में आएगा कि नहीं आएगा। तो 200 मिली एम्पियर आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना जी। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हमने किया था, 200 मिली एम्पियर। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आज का वीडियो का सेशन है वो हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। एक क्विक रिवीजन मारते हैं और उसके बाद आपको देते हैं होमवर्क, ताकि उसको आप मतलब कि वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा मतलब कि आंसर सही होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा होगा ट्रांसफार्मर कोर अस्तरित होते हैं भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 5 एम्पियर के मीटर के साथ, ये चूंकि न्यूमेरिकल है तो याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज 4 वायर के लिए सबसे बढ़िया कनेक्शन कौन सा होता है, तो डेल्टा स्टार होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में याद करने जैसा कुछ नहीं है, आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। जो थ्योरेटिकली उसको मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा खींचने का कारण उनकी पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लैगिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 फेज पुरान मोटर पर ब्लैक रोटर टेस्ट क्यों किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि देखिए ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल ही है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। कैसे होता है यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा कि किलोवाट और केवीए का अनुपात क्या कहलाता है, तो पावर फैक्टर कहलाता है, शक्ति गुणा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध प्रतिरोधक परिपथों में क्षणिक नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टेंस एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। सीधी सी बात, अगर यही पूछ दिया रहता कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या उद्देश्य है, तो डीसी को एसी में बदलना, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। आइडियल डीसी जनरेटर वो है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट नहीं होकर और होता है, जिंक क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणक 0.95 लैगिंग। अगला क्वेश्चन की इल्यूमिनेशन घनत्व की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। अगला क्वेश्चन दो संचरण तारों के बीच कोरोना कब होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण। अगला और लास्ट क्वेश्चन 4 पोल 18 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर का उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति न्यूमेरिकल है। कैसे हल किया यहाँ पर देख लीजिए, 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा होता है समाप्त और आज का देते हैं हम आपको। आज के वीडियो का क्वेश्चन है हमारा कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विद्युत धारा एवं वोल्टेज, शक्ति एवं वोल्टेज, शक्ति एवं आवृत्ति, शक्ति एवं विद्युत धारा। इसके ऑप्शन कौन से सही होंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, इस मेहनत को आप रेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अगला वीडियो लाने के लिए हमको भी भाई प्रोत्साहन मिल सके। जितना हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं उतना आप हमको भी थोड़ा प्रोत्साहित करिए। आप अपने लिए 20 मिनट का समय निकालिए, हम आपके लिए 2 घंटे का समय निकाल रहे हैं। समझ रही है ना बात। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।